एफ्लक्स का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पानी की या लिक्विड की किसी की भी जो धार होती है ना, उसको हम एफ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वी यूज दिस लॉ टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। द वर्ड एफ्लक्स मीन्स द आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड। As shown, consider a tank containing a liquid of density rho with a small hole on its side at a height y1 from the bottom. Let y2 be the height of the liquid surface from the bottom and p be the air pressure above the liquid surface. ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कंटेनर बना रहे हैं और उस कंटेनर में एक होल है। तो मैं इधर बना रहा हूँ, देखिएगा इस तरह से है ये। तो ये तो हमारे पास एक कंटेनर हो गया और इस कंटेनर के अंदर हमने ना एक लिक्विड भर रखा है और लिक्विड भी किस हाइट तक भर रखा है। लिक्विड हमने भर रखा है हाइट y2 तक। ठीक है। और इसको ऐसा करेंगे, ये दिखाएंगे कि ये लिक्विड की टॉप सरफेस है। तो ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है इसमें। और फिर हमने इसमें यहाँ पर एक ये वाली हाइट तो ले लीजिए आप y2 और ये ले लीजिए यहां से यहां तक h और ये ले लो y1। ठीक है। तो ये टोटल हाइट ये y2 हो गई, यहां से लेकर और यहां तक हो गया h। मतलब ये जो सेक्शन है, ओपन जो सेक्शन है यहाँ तक, यहाँ से और टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड तक h हो गई हाइट, और यहाँ से ग्राउंड तक की हाइट यानी कि बॉटम ऑफ द कंटेनर तक की हाइट y1 हो गई।
और फिर हमने ना लिक्विड का जो अलग अलग सेक्शन है, जैसे ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमने इस सेक्शन को बोला 1, और इधर जो सेक्शन है, मतलब ये जो खुला हुआ सेक्शन है जहाँ पर थोड़ी बहुत एयर है, इसको हमने बोल दिया सेक्शन 2। अच्छा, अब जो होगा इस कंटेनर में, अब ये कंटेनर क्यूबॉइडल है या सिलेंड्रिकल है, जैसा भी कंटेनर है, तो इसमें अगर हम कहेंगे कि क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल है तो टॉप मोस्ट जो सरफेस है उसको अगर मैं देखूंगा, लिक्विड की टॉप मोस्ट सरफेस, अगर मान लीजिए क्यूबॉइड की शेप की कोई बकेट है हमारे पास, उसमें हमने पानी भर रखा है, तो पानी का जो टॉप का सरफेस है वो क्यूबॉइड की ही शेप का होगा, रेक्टेंगल की शेप का होगा, ठीक है। ऐसे ही जो सिलेंड्रिकल अगर हमारे पास बकेट है, तो उसमें जो उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन होगी, उस टॉप मोस्ट पोजीशन पर कैसा दिखाई देगा, जैसे कि सर्कल हो, ठीक है, तो वो होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने ये कहा कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर प्रेशर होगा P2, P2 को हमने बोल दिया P, और ये जो टॉप सरफेस है इसका जो एरिया है, इस टॉप सरफेस के एरिया को मैंने बोल दिया A2, एरिया यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मैंने बोल दिया A2। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ का जो एरिया है, इसको हमने बोल दिया A1, और यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलता है, जो लिक्विड बाहर निकलता है उसको मैंने बोल दिया V1, उसकी वेलोसिटी को, मेरे को एक्चुअली वही निकालनी है, वेलोसिटी ही निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। और यहाँ पर इस जगह जो प्रेशर होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू PA, बिकॉज ये वाला जो सरफेस है ना लिक्विड का, जो ये वाला सरफेस है, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में यहाँ पर छोटा सा हमने होल बनाया, उस होल में से जो लिक्विड निकलेगा वो जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसको मैंने ले लिया V1, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है लिक्विड का, दिस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, ठीक है। ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है, लिक्विड की जो टॉप मोस्ट सरफेस है, वहां पर जो प्रेशर होगा वो P2 के इक्वल होगा, और उस P2 को हमने P बोल दिया, ठीक है। वो हमको पता नहीं है, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे इफ A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द साइड होल एंड द टैंक रिस्पेक्टिवली। तो A1 जो है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, साइड में जो होल कर रखा है इस कंटेनर में, तो A1 तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और A2 जो है इस टैंक का, जिस टैंक के अंदर हमने पानी भर रखा है, वो उस टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा, एंड V1 एंड V2 आर द लिक्विड वेलोसिटीज एट पॉइंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट 1 पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू V1, और पॉइंट 2 यानी कि जब हमने होल करा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से तो मेरे को पानी की एक धार निकलेगी बड़ी तेजी से, तो वो जो धार है उसको मैं देखूंगा, अरे तो बहुत तेजी से जा रही है, तो उसकी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा अभी। अच्छा, और ऊपर जो है, ऊपर लिक्विड की क्या वेलोसिटी होगी, ऊपर जो लिक्विड है ना वो क्या होगा कि ऐसे देखेंगे तो हमको वो लिक्विड स्टेबल सा ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वो धीरे 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 नीचे जा रहा है, इसका मतलब लिक्विड इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो लिक्विड जब डाउनवर्ड्स जा रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो दैट वेलोसिटी इज टेकन एज V2। तो ये जिस वेलोसिटी के साथ ये टॉप सरफेस, लिक्विड का टॉप सरफेस नीचे की तरफ जा रहा है उसको बोलेंगे V2, और जिस वेलोसिटी के साथ लिक्विड यहाँ से बाहर निकलता है उसको बोलेंगे V1, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, देन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी गेट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है A1, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है V1, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है A2, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए चाहे तो V2। तो बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी by equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2, और A1 V1 is equal to A2 V2, और V2 is equal to A1 upon A2, V2 is equal to A1 upon A2 into V1।
A1 upon A2 into V1. As A2 is greater than A1, so the liquid may be taken at rest at the top. That is, V2 is equivalent to 0. As A2 is greater than A1. A2 जो है ना A1 से बड़ा है. A2 is greater than A1. It implies that A1 is less than A2. It implies that A1 upon A2 is less than 1. तो A1 upon A2 जो है वो 1 से छोटा होगा. 1 से छोटे का मतलब क्या है? 0 पॉइंट समथिंग, 0.5, 0.3, 0.2 ऐसे ही कुछ होगा. ठीक है. अच्छा, काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा टैंक है. और ये जो एरिया है, ये जो ओपनिंग है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 तो A2 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. तो इसी तरह से जब मैं A1 अपॉन A2 लूंगा तो न्यूमरेटर जितना छोटा होगा और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, ये वैल्यू 1 से उतनी ही ज़्यादा छोटी आएगी. नेगेटिव तो नहीं आएगी, लेकिन 1 से बहुत ज़्यादा छोटी आएगी. जैसे 0.1 आ गया या 0.2 आ गया. तो अब आप ये सोचिए, V1 ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. अब ये ऐसी तो नहीं है कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो पानी, ऐसा भी नहीं है ये. तो ये V1 भी कम ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि बारीक सी ओपनिंग है. तो बारीक सी ओपनिंग से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो पानी निकलेगा नहीं. निकलेगा, स्पीड से निकलेगा, पर बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं निकलेगा. तो हमने ये कहा कि यहाँ पर जो हमारा V1 है, V1 को अगर मान लीजिए, और V1 की वैल्यू मान लो हमारे पास V1 इज इक्वल टू मान लो 0.3 मीटर पर सेकंड ही है ना. 0.3 मीटर पर सेकंड है. तो उसको मैं, और A1 अपॉन A2 ये और छोटी वैल्यू आ गई, मान लीजिए 0.1 आ गई. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.1 इंटू 0.3, ये और छोटी वैल्यू आ जाएगी 0.03. 0.03 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा है उसका, 0.03 मीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 0.03 मीटर नीचे को खिसक रहा है वो पानी. तो वो मेरे को नीचे जाता हुआ उतना खास दिखाई ही नहीं देगा. बहुत गौर से देखूंगा तब लगेगा अरे हाँ भाई लेवल कम हो रहा है. ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने एक बड़ा कंटेनर लिया, उस बड़े कंटेनर में आपने छोटा सा होल कर दिया. ठीक है ना, कहीं से थोड़ी बहुत उसमें लीकेज है. ठीक है. तो आप उसको देखेंगे, कोई कहेगा कि यार पानी मैंने भरा तो था, 1-1.5 घंटा पहले मैंने पानी भरा था, थोड़ा कम लग रहा है. तो तभी कोई कहेगा कि भाई देखो. अब देखोगे तो आपको उसमें से लीकेज तो दिखाई नहीं देगी. और आप जब उसको लीकेज दिखाई नहीं देगी तो आप उसको ऊपर से देखोगे, आप कहोगे नहीं पानी तो स्टेबल है, पानी तो कहीं जा नहीं रहा है. तो आपको क्या लगेगा देखने से कि उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, लगभग 0 के बराबर है. तो इस वजह से हम ये कहेंगे V2 की वैल्यू V1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी आएगी. ठीक है. तो कैसे होगा ये? A1 अपॉन A2 इज लेस देन 1. तो यहां से मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2. अब जब A1 अपॉन A2 इज लेस देन 1, तो इट इंप्लाइज दैट V2 अपॉन V1 इज लेस देन 1. तो V1 को इधर ले जाओ, इसका मतलब V2 V1 से छोटा है. इट इंप्लाइज दैट V2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. V2 जो है लगभग 0 के बराबर है, V1 से बहुत छोटा है. V1 अपने आप में बहुत छोटा है, जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है वो अपने आप में बहुत छोटा है, और V2 उससे भी छोटा है. तो इसका मतलब V2 ना के बराबर ही छोड़ दो उसको. ठीक है, समझ गए? तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि V2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन at points 1 and 2 we get. अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ at point 1 and 2. Bernoulli's equation at points at points 1 and 2. तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा हूँ. तो पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है? PA के इक्वल. तो इसको हम लिखेंगे PA. ठीक. उसके बाद ये तो प्रेशर हो गया पॉइंट A पर. उसके बाद क्या लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? वैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है बताओ, हाफ रो वी स्क्वायर। तो हाफ रो, लिक्विड तो सेम ही है तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी लिक्विड की, तो रो 1 रो 2 तो नहीं लेना, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, रो जी एच। तो यहाँ क्या लेंगे, रो जी एच कितना लेंगे, एच लिया जाएगा यहाँ पर Y1। हमें ये देखना है कि जो पॉइंट 1 है वो ग्राउंड से यानी कि बेस से, बेस ऑफ दिस टैंक, उससे कितनी हाइट पर है, तो मैंने कहा Y1 हाइट पर है तो Y1 हो गया, रो जी Y1 इज इक्वल टू, अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, इसकी जरा तैयारी रखना है इस वाले चैप्टर की, इसकी भी, और वो छोटा सा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दोनों का मैं टेस्ट लूंगा, तो दोनों को तैयार रखना। ये मत कहना कि ये एग्जाम में नहीं आ रहा, तुम्हारे यहाँ चल क्या रहा है वैसे, अभी बताया था शायद तुमने, ग्रेविटेशन ही चल रहा है, ये कर रहे हो, ये स्टार्ट होगा भाई, बहुत स्लो चल रहा है, मतलब अभी फर्स्ट बुक ही चल रही है। अच्छा, क्या बीच में क्लासेस वगैरह नहीं हुई थी क्या? हाँ वही ना, मतलब सर नहीं आ रहे थे तो क्लासेस नहीं हुई थी, तो अब चलेंगी शायद स्पीड से, ये तैयार रखना, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, मुझे लग रहा है हार्डली 2 क्लास और लगेंगी, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप तैयारी रखना, मैं इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है ना, दोनों का एक साथ लेंगे, सॉलिड्स का और फ्लूइड्स का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और हाँ, दूसरा ये है कि जितना इसमें थ्योरी मैंने करवाई है, वो जो नोट्स में न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड है, वो जो मैं अलग से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो वाले न्यूमेरिकल्स आपको करने, जितना करवाऊंगा उतना ही करके आना है, ठीक है ना। देखिएगा, अब पॉइंट 2 पर लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, तो पॉइंट 2 पर क्या है, पॉइंट 2 पर प्रेशर कितना है, P2, P2 को P बोल दो, P2 को P ही लिया है, P हो गया जी, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, V2 को अप्रोक्सीमेटली 0 लिया है, ठीक है, और रो जी ऊपर तक की हाइट कितनी है, Y2 प्लस रो जी Y2, यहां तक हो गया। ऑनलाइन बता दो भाई, क्लियर है आरुष, भास्कर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलेंगे। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी, इधर रो जी Y2 है और इधर रो जी Y1 है, उसको उधर ले जाओ, तो रो जी Y2 माइनस Y1 हो जाएगा, रो जी Y2 माइनस Y1। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ये तो 0 हो ही गया, और ये प्रेशर एनर्जी P है इधर, इसको PA को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस PA, P माइनस PA। Y2 माइनस Y1 को हमने क्या लिया है, ये जो डिफरेंस इन हाइट्स है Y2 माइनस Y1, इसको क्या ले रखा है, H ले लेंगे यहाँ पर, रो जी एच प्लस P माइनस PA। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 30 पर, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 रो जी एच प्लस 2 इंटू P माइनस PA, और फिर ये रो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन रो, तो V1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2GH प्लस 2 इंटू P माइनस PA अपॉन रो। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स।
ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, ठीक है। अगला इसमें स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केसेस दो हैं। फर्स्ट है व्हेन P इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन PA, जब ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो PA के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा? द टर्म 2GH मे बी इग्नोर्ड, द टर्म 2GH may be ignored when P is very very greater than PA. Special cases when P is very very greater than PA, the term 2GH may be ignored. तो जब P PA से बहुत ज़्यादा होगा तो हम 2GH को इग्नोर कर सकते हैं। तो 2GH को अगर हमने इग्नोर कर दिया तो हमारे पास केवल यही टर्म बचेगा, 2 इंटू P माइनस PA अपॉन रो का अंडर रूट। V1 इज इक्वल टू टू जी एच। अब ये 2GH है क्या? हम ये कहेंगे जब प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा है। तो 2GH को हमने इग्नोर क्यों करा? ये 2GH आया कहाँ से था? ये 2GH ऐसे आया था कि रो जी एच, और रो जी एच क्या था? रो जी Y2 माइनस Y1, रो जी Y2 माइनस Y1। तो ये जो Y2 है और ये Y1 है, तो Y2 माइनस Y1 हमने ये कहा कि जब ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर जब ये बहुत दोनों में मतलब ऊपर वाला प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो जो प्रेशर है वो प्रेशर किस तरीके से निकाला जाता है? लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है? और प्रेशर निकालने का तरीका ये होता है ना, रो जी एच ऐसे करके प्रेशर निकालते हैं, और यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। 1 मिनट रुकिएगा।
तो जब ऊपर वाला प्रेशर नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि जब ये बहुत बहुत ज़्यादा है तो ये जो रो जी एच आता है ना टर्म, रो जी एच एक्चुअली होता ही दोनों प्रेशर का डिफरेंस है। तो हम ये कहेंगे वो दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि 2p माइनस पी ए अपॉन रो, बस इसको हमें लेना है। तो V1 इज इक्वल टू ये हो गया पहला स्पेशल केस। अच्छा, जब भी कभी कोई डेरिवेशन आता है ना तो स्पेशल केसेस जो हैं पूछे नहीं जाएंगे, स्पेशल केसेस जरूर आपको खुद से ही करने हैं, ठीक है। तो आधा अधूरा ही माना जाता है उसको, तो आप इसको ये करेंगे। पहला स्पेशल केस तो ये है। अच्छा, thus the speed of efflux is determined by container pressure P. Such a situation exists in rocket propulsion. तो ये वाली जो सिचुएशन है ये रॉकेट प्रोपल्शन में यूज करी जाती है। अच्छा, रॉकेट प्रोपल्शन वैसे तो तुम्हें समझ में आ जाता, ग्रेविटेशन में था, रॉकेट प्रोपल्शन टॉपिक था, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है, ठीक है ना। तो इस वजह से बस याद रख लीजिए कि मतलब इट इज यूज्ड इन रॉकेट प्रोपल्शन। उसके बाद सेकंड देखिएगा, व्हेन द टैंक इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर P इज इक्वल टू पी ए। अब अगर टैंक को एटमॉस्फेयर के लिए ऊपर से ओपन कर दिया जाए, जब ऊपर से ओपन कर देंगे उसको, तो हमारा जो ये P है, ये जो प्रेशर है, ये इसको ये इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो यही हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा when tank is open to atmosphere, तो P is equal to PA and V1 is equal to अंडर रूट 2GH। आप समझ गए होंगे अंडर रूट 2GH क्यों होगा, क्योंकि P PA के इक्वल है ना, तो P माइनस PA तो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो गया इस बार, तो ये अंडर रूट 2GH के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या कहेंगे, दस द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी विच अ बॉडी एक्वायर्स इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस टू द ओरिफिस। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरिसेलीज लॉ। इसको ही हम टॉरिसेलीज लॉ बोल देते हैं। बताइए जी, क्लियर है ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर Venturi meter. It is a device used to measure the rate of flow of a liquid through a pipe. It is also called flow meter or Venturi tube. It is a device used to measure the rate of flow of a liquid through a pipe. It is also called flow meter or Venturi tube. अच्छा, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप। रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप मतलब पाइप में जो रेट ऑफ फ्लो है वो कैसे निकाला जाता है कि एक सेकंड में कितना पानी बहकर निकल रहा है, कितनी वॉल्यूम बह रही है। या कई बार क्या है कि वो बोल देते हैं कि इतना मीटर पर सेकंड पानी बह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पानी की इतनी मीटर लेंथ एक सेकंड में बहती हुई निकल रही है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लो मीटर, इसको फ्लो मीटर भी या वेंचुरी ट्यूब भी बोल देते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग वाइडर ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 and a narrow neck of cross section A2. These two regions of the horizontal tube are connected to a manometer containing a liquid of density rho m, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा वेंचुरी मीटर का।
वर्किंग देखिएगा इसकी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ना ये वेंचुरी मीटर इस तरीके का एक डिवाइस होती है कि इसमें यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूब है, वो ट्यूब आगे नैरो हो जाती है, फिर नैरो होकर फिर वो आगे फिर से वाइड हो जाती है। अच्छा, ये वाली जो ट्यूब है इसमें एक ओपनिंग दे रखी है, नैरो ओपनिंग, और जो दोनों के बीच का जो जंक्शन है इसमें भी एक ओपनिंग दे रखी है। ये ओपनिंग और ये ओपनिंग ये एक यू ट्यूब के थ्रू इस तरह से कनेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने इस तरफ अगर प्रेशर लगाना शुरू करा तो इस तरफ जो प्रेशर हमने लगाया दैट इज P1, ये वाला जो प्रेशर है ये P1 है, और ये जो लिक्विड है ये धीरे से जो आगे बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है V2। यहाँ पर मैंने प्रेशर लगाना शुरू करा P2, तो इसकी जो वेलोसिटी है राइट की तरफ ये कितनी हो जाती है, V2 हो जाती है। अब जब मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो ये बीच में कहीं जो है बीच में जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड इधर वाले लिक्विड पर प्रेशर डालेगा, और जब प्रेशर डालेगा तो ये यहाँ से दबेगा, जब ये यहाँ से दबेगा तो ये यहाँ से उठेगा, ठीक है। तो अब कितना इस पर प्रेशर लगाएं कि ये कितना ये मान लीजिए थोड़ा हमने प्रेशर लगाया और ये इतनी हाइट बढ़ गया, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये हाइट एच हो गई। थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया तो ये थोड़ा और ज़्यादा उठ जाएगा, तो ये हाइट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो इधर हम प्रेशर लगा रहे हैं वो इधर वाली हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ये हाइट उतनी ही बढ़ती जाएगी, ये उतना ही दबेगा यहाँ से। समझ गया मेरी बात? तो इसकी वर्किंग देखिएगा। वर्किंग क्या है, let the liquid velocities be v1 and v2 at the wider and the narrow portions। तो नैरो वाइडर पोर्शन पर तो वेलोसिटी v1 है और नैरो पोर्शन पर वेलोसिटी v2 है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, let p1 and p2 be the liquid pressures at these regions। तो p1 और p2 लिक्विड प्रेशर्स हैं, यहाँ पर लिक्विड प्रेशर है p1 और यहाँ पर लिक्विड प्रेशर है p2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसका एरिया a1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a2। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो बाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी by the equation of continuity a1 v1 is equal to a2 v2। a1 v1 is equal to a2 v2। तो यहां से a1 अपॉन a2 is equal to v2 अपॉन v1 हो जाएगा। a1 अपॉन a2 is equal to v2 अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 1। अब if the liquid has density rho and is flowing horizontally, then from Bernoulli's equation, तो लिक्विड की अगर डेंसिटी रो है और अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, देन बर्नौलीज इक्वेशन applying Bernoulli's equation to the different sections, Bernoulli's equation to the different sections of the Venturi meter, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वेंचुरी मीटर। क्या होगा, हम पॉइंट वन पर अगर लगाएंगे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, P1 लिखेंगे, P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या ले लेंगे, इसको लेंगे रो G H1, रो G H1, ठीक, इज इक्वल टू वहां पर जो प्रेशर है दैट इज P2, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। अभी रो G H2 से रो G H1 काट दो, यहां लिखना सिंस
both sections of liquid are at equal heights, तो H1 इज इक्वल टू H2 हो गया, दोनों इक्वल हाइट्स पर हैं, ठीक है ना। ये भी जितनी हाइट पर ये है अप्रोक्सीमेटली, आप ये देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये ग्राउंड से अगर हम देखें तो बराबर बराबर हाइट पर हैं, तो H1 H2 इक्वल है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मैं निकालूंगा P1 माइनस P2, तो P2 को इधर ले आओ, ये हो गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये हो गया। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लेंगे, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा जी, तो मैंने हाफ रो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ना ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से V1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा कैसे। अच्छा, अगर V1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं या कोई भी टर्म हम कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में चली जाती है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर तो ये हो गया V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने शुरुआत में देखा, ये जो V2 अपॉन V1 है ये A1 अपॉन A2 के इक्वल है, ठीक है। तो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। हाफ रो V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये हो गया। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। एलसीएम ही तो लिया है बस यहाँ। अब जरा क्या करेंगे, यहाँ ये कहेंगे हम, इफ h इज द हाइट डिफरेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर, देन इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर, तो हम ये कहेंगे कि अगर दोनों जो ये मैनोमीटर हैं इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो अगर h हो जाएगा, जो हमने दिखा भी रखा है यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर P1 माइनस P2 निकाल रहे हैं। तो P1 अगर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भी तो प्रेशर P1 ही लग रहा है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी कुछ हाइट है ग्राउंड से, है ना, मान लो ये y1 है, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, वो y2 है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये y2 बड़ी हाइट है और y1 छोटी हाइट है, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये करा कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डिफरेंस इन हाइट, h लिक्विड की डेंसिटी, भाई प्रेशर का डिफरेंस जो है वो h रो g के बराबर होता है, तो लिक्विड की डेंसिटी इस बार रो m दे रखी है, तो h रो m इंटू जी, h रो g, यही तो होता है गेज प्रेशर, ठीक है। तो h रो g हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। P1 माइनस P2 h रो g है, यहाँ पर हमने रो ना लेकर रो m ले रखा है,
तो रो एम जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। फिर क्या करिए, P1 माइनस P2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे। पेज नंबर 32 पर आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 from equation 2 and 3 h rho m into g is equal to half rho v1 square a1 square minus a2 square upon a2 square। तो यहां क्या करेंगे, यहां पर v1 स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देंगे बस। तो हमने क्या करा, ये जो 2 है ये 2 इधर आ जाएगा, 2h रो m इंटू जी, ये हो गया। रो जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको नीचे ले आएंगे, ये नीचे ले आए। अब ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में जा रहा था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये जो a2 स्क्वायर नीचे था, a2 स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझिए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब v1 निकालना है यहां से। तो v1 क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है ना, इस पूरे टर्म का अंडर रूट ले लो बस। v1 is equal to अंडर रूट 2h रो एम जी रो एम जी अपॉन रो a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड। तो अगर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड अगर हम कहेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A1 इंटू V1 कर दीजिए आप। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इसको क्यू बोलेंगे। ये कैसे निकलेगा, A1 इंटू V1 करके। कैसे पता चला भाई, वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, यही तो आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। A1 V1 करूंगा तो A1 मल्टीप्लाइड बाई V1। तो A1 क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि मीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उसकी वेलोसिटी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड आ जाएगा। तो यहां से हमने ये कहा कि ये तो हो गया A1, और ये जो पूरा टर्म आ रहा है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है A2 स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे तो A2 आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचा, 2h रो m इंटू जी अपॉन रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, समझ गए, ठीक है जी। अब बर्नौलीज इक्वेशन पर न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही कर दीजिए आप। गुड इवनिंग, ओके।